Welcome to EduFloor. I am Rajni and now you are reading NCERT 8th class Honeydew Chapter 3 Glimpses of the Past. अतीत की झलकियाँ. Past means बीता हुआ समय जिसे हम अतीत कह सकते हैं. Glimpses होता है झलकियाँ यानी कि कुछ यादें. बिफोर यू रीड, लेसन को रीड करने से पहले कुछ हम यहाँ पॉइंट्स देखते हैं. चैप्टर के बारे में क्या है, चैप्टर के अंदर कुछ पता होना चाहिए हमें, कुछ कीवर्ड्स. हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस. यहाँ कुछ दी गई हैं चित्रमय झलकियाँ. पिक्टोरियल मीन्स चित्रमय यानी कि चित्र के माध्यम से दिखाई गई है ग्लिम्पसेस झलकियाँ. ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास की. ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की. फ्रॉम 1757 टू 1857. दीज पिक्चर्स, ये जो तस्वीरें हैं. एंड स्पीच बबल्स. स्पीच बबल्स मीन्स जो उस वक्त बोली गई उनके कुछ राइट में नोट्स दिए गए. स्पीच बबल्स विल हेल्प, आपकी हेल्प करेंगे. क्लैरिफाई यूर अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को और क्लियर करेंगे. ऑफ द कंडीशन, अवस्था के बारे में, सिचुएशन के बारे में. दैट लेड टू द इवेंट, जिन्होंने इवेंट को होने दिया, काम को होने दिया. नोन एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जिसको जाना जाता है पहली लड़ाई स्वतंत्रता की जो 1857 में हुई. तो ये जो हम आगे लेसन में रीड करेंगे, जो स्पीच बबल्स यहाँ रिटर्न में नोट्स दिए गए हैं, ये हमारी समझ को क्लियर कर देंगे कि पहली लड़ाई कैसे हुई थी और उसके पीछे क्या क्या रीज़न रहे थे. लेट्स रीड द लेसन. द मार्टर्स. मार्टर्स क्या होता है? शहीद. एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली में हुआ एक फंक्शन जिसमें लता मंगेशकर जी ने गाना गाया एक. ओ माई कंट्री मैन, लेट यूर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मार्टर्स. ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. तो दिल्ली में एक फंक्शन में लता मंगेशकर जी ने ये गाना गाया था. ये जो चित्र है दिल्ली में हुए एक फंक्शन का है. नेक्स्ट देखते हैं. द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. कंपनी की विजय 1757 से 1849 तक. अब देखो फर्स्ट जो ये चित्र है ये क्या दिखाता है हमें. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स. वेपन्स होता है हथियार. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर, अपनी शक्तियों को बढ़ा रही थी. तो ये देखो 1765 में हमारा भारत कुछ इस तरह से दिखता था. पाकिस्तान तब एक ही था, इंडिया में ही था. तो जो येलो कलर का भारत है ये इंडियन प्रिंसेस है यहाँ पर, यानी कि भारत हमारा भारत ही है. और जो पिंक कलर का है ब्रिटिश टेरिटरी, जो धीरे धीरे पूरे देश पर अपना कब्ज़ा जमाना चाह रहा था. सिर्फ इतना ही कब्जा था उस टाइम तक. धीरे धीरे फिर इन्होंने जीत लिया था सबको. नेक्स्ट देखते हैं. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड. जो इंडिया के राजा थे या जो उस समय इंडिया के अंदर जो अधिकार करते थे वो शॉर्ट साइटेड थे. मतलब दूरदर्शी नहीं थे, दूर की नहीं सोचते थे. केवल उसी टाइम जो उनके पास है उतनी ही उनकी माइंड थी कि जो है उस पर राज करो बस. अब देखो. दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब राजा भा क्या कह रहा है यहाँ पर? अपस्टार्ट होता है किसी को कुछ मिल गया और वो उसको ज़्यादा इंजॉय कर रहा है और उसको संभाल नहीं पा रहा, उसको देख नहीं पा रहा मेरे पास क्या है. तो वो राजा इंग्लिश राजा को बुलाते हैं, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाते हैं कि वो हमारी हेल्प करेंगे. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. उस समय लोगों में कुछ भी शांति नहीं थी. द रिवेलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन.
जो रिवेलरीज होते थे, मतलब एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी होते थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया और जो इंडिया के जो प्रिंस थे, राजा थे, उनको 1 by 1 जीत लिया था। मतलब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होता चला गया। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू, एक दूरदर्शी राजा भी था। अब ज़रूरी नहीं थे कि सभी राजा एक जैसे थे। एक दूरदर्शी राजा भी था जो दूर की सोचता था, अपने देश के बारे में सोचता था। मॉइजरी फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, बहुत वीरता से वो लड़ा जब तक वो नहीं मरा। यानी कि युद्ध में वो बहुत निपुण था और जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ता रहा था जब तक वो नहीं मरा था। ये जो कंपनी की जीत हुई थी उस पर जो दूसरे राजा थे या जो देश में थे लोग, उनका क्या रिएक्शन था? हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, क्या रिएक्शन था उनका? अब कुछ कहते हैं, देखो, थैंक गॉड देयर इज़ पीस, अब शांति है, धन्यवाद भगवान का, इन द कंट्री, इस देश में अब नो मोर वार्स, कोई लड़ाई नहीं है, एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, कोई लूटा नहीं जा रहा है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा है। अब देखो ब्रिटिश की प्रेज़ की जा रही है। आवर डेस्टिनी इज़ लाइक्ड विद देम, हमारा जो भाग्य है उनके जैसा है। और इधर देखो कुछ कह रहे हैं, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथोन्ड आवर किंग्स, इन गोरे लोगों ने हमारे राजा को मार दिया और हड़प लिया। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं होते, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ द लैंड, परंतु फिर भी क्या वो राजा हैं इस धरती के। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स, अब हम दास बन गए हैं इन विदेशियों के। अब प्रजा ऐसे बात कर रही है, राजा ऐसे बात कर रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है कि ब्रिटिश हम पर अधिकार करती जा रही है। ब्रिटिश रूल आ गया 1765 टू 1836 तक का भारत देखते हैं हम अभी। रिलीजियस लीडर्स, जो धार्मिक नेता होते थे या जो साधु संत कह सकते हैं, प्रीच्ड आइडियाज़, अपने वचनों को बोलते थे, लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, किस पर बोलते थे वो? छुआछूत पर और बाल विवाह पर अपने वचन बोलते थे। एनी वन हु क्रॉसेस द सीज लॉस हिज रिलीजन, कोई भी समुद्र को लांघेगा तो वो अपना धर्म खो बैठेगा। आप देखो, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन, और कुछ जो साधु थे वो बोलते थे कि जितनी भी देश के अंदर समस्याएं हैं वो सभी किसके कारण हैं? वुमेन के कारण हैं, औरतों के कारण हैं। तो इस तरह के जो कुरीतियाँ थी ये फैलाई जाती थी, देश हमारा ऐसा था पहले। द ट्रूथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, अब सच्चाई ये थी, जब ब्रिटिश रूल आ गया तो सच्चाई ये थी कि इंडियन जो थे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठे थे। द ब्रिटिश स्कोन्ड दैम, अब ब्रिटिश उनका जैसे मर्जी यूज़ करते थे। स्कोन्ड मतलब उनको दुराचार, दुर्व्यवहार उनके साथ करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, जो नेटिव्स होते हैं वो ट्रस्ट के लायक नहीं हैं, ऑनेस्ट नहीं होते ये। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, अब ये जो हाथ जोड़े खड़ा है ये कहता है सच है योर ऑनर, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो ऐसे लोगों की वजह से हमारा देश जो था उनके हथकंडे में चला गया था, जो उनकी गुलामी करना चाहते थे, उनकी चापलूसी करते थे। बीइंग मर्चेंट्स, अब जो लोग थोड़े ज़्यादा अधिकारी होते थे, द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, अब ब्रिटिश को एकदम से एक बार में ही ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए था। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स, अब वो हैवी टैक्स लगा देते थे, यानी कि बड़े बड़े कर लगा देते थे किसानों पर। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स, अब ये बेचारा किसान बोल रहा है कि तुम, आपके जो व्यक्ति हैं, आपके जो भेजे हुए हैं, ये सारे मेरी फसल ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन ईयर्स, अभी भी तुमने अपना पिछला बकाया नहीं चुकाया है, ऋण नहीं चुकाया है। ईयर्स होता है पिछला बकाया कोई ऋण। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर तुम अगले हफ्ते नहीं पे करोगे, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा।
इस तरह का दुर्व्यवहार हमारे इंडियंस के साथ किया जाता था। स्टिल अभी द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, ब्रिटिश ने और तरीके खोज लिए थे, विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स, जो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा देते थे, फ़ायदा देते थे। अब देखो ये क्या कह रहा है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है इंग्लैंड में बनाई जा रही है, शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, उनके ऊपर कोई भी आयात कर नहीं होना चाहिए। व्हेन ब्राउट टू इंडिया, जब वो भारत में आए, इससे क्या होगा, आयात कर कुछ भी नहीं होगा और यहाँ के लोग उसे खरीदेंगे, सारा फ़ायदा ब्रिटिश को जाएगा। अ गुड आइडिया, बहुत अच्छा विचार। दूसरा कहता है द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियंस इंडस्ट्रीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉ थे, नियम थे, वो भारतीय जो थे उनको अपंग बना रहे थे। अपंग मतलब सारी लूट पाट, सारे सब तरह से, पैसे से, हर तरीके से, व्यवहार से, हर तरीके से उनको नीचा दिखाया जा रहा था, लूटा जा रहा था। इनेविटेबली फैमिन्स फॉलोड, इसका परिणाम क्या रहा, अकाल पड़ गया, भुखमरी आ गई। बिटवीन 1822 एंड 1836, 1822 से 1836 तक 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन, 15 लाख भारतीय भुखमरी से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश के रूल थे ये इस तरह के, वही कर नहीं लगाना है। र्यून्ड द एक्सपर्ट आर्टिसंस, कुशल कारीगरों को बिल्कुल र्यून कर दिया था, बिल्कुल डाउन कर दिया था। एंड देयर बिजनेस, और उनके व्यापार को, जो भारत के कुशल कारीगर थे और उनका व्यापार था, ब्रिटिश के इन रूल्स ने उनको बिल्कुल दबा दिया था, बिल्कुल कुचल दिया था और उनकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई थी। 4th नंबर पर है राजा राम मोहन राय, जिनका टाइम रहा 1772 टू 1833। राजा राम मोहन राय अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल के थे और बहुत समझदार व्यक्ति थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, समझते थे कि भारत के साथ क्या गलत हो रहा था। लेट अस नॉट डिस्पाइट आवर सेल्व्स, वो कहते थे कि हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो बहुत महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, हम योग्य हैं और ग्रेट और महान प्राप्तियां प्राप्त करने में, अचीवमेंट करने में। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को सुधारना होगा। सुपरस्टिशियस हैव बीन रूइनिंग अस, जो ये सुपरस्टिशियस है, ये जो भ्रम करने वाली बातें हैं, ये हमें और ज़्यादा दबा देंगी। वो अपनी वाइफ को कहते हैं, ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उनकी वाइफ का नाम उमा था, वो अपनी वाइफ को कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, जितनी भी काउज होती हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं, रंग होते हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, परंतु जो उनके द्वारा दूध दिया जाता है उसका कलर सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम, अलग अलग टीचर्स के, अध्यापक के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का, परंतु उनका जो धर्म होता है, जो उनका क्षेत्र होता है, वो सेम होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से अट्रैक्ट थे, मीन्स वो विश्वास करते थे विज्ञान और आधुनिक ज्ञान में। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल होनी चाहिए। नॉलेज, जो हमारी जानकारी है, उसके ऊपर तथ्य होना चाहिए, ऐसा कहते थे वो। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड, वो सी को क्रॉस करके, समुद्र को पार करके इंग्लैंड गए। व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश पावरफुल है। देयर ही टोल्ड देम, उन्होंने वहाँ जाकर बोला, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको स्वामी के रूप में स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, आपको भी हमें प्रजा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर, परंतु आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना पड़ेगा, द रिस्पॉन्सिबिलिटी रूलर ऑन्स टू हिज सब्जेक्ट, अब एक स्वामी की अपनी प्रजा के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जिम्मेदारी होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा वो जाकर बोल देते हैं कि हम आपको स्वीकार करते हैं, परंतु आप भी हमारे साथ सही व्यवहार करें। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड दैम इन 1823, उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, परंतु जो संदेहवादी थे, जिनको उन पर संदेह था कि ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो 1823 में उन्होंने इस न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया था।
ऑपरेशन यानी कि उत्पीड़न 1765 से 1835 तक का ये टाइम रहा। बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया भारतीयों का। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू अपीयर्स इंडियंस, जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारतीयों का उत्पीड़न जारी रखा। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन 3, उन्होंने एक रेगुलेशन 3 एक्ट पास किया। अंडर इट, इसके अंदर, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल्स इन ए कोर्ट, किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता था कोई भी मुकदमा दायर किए बिना। किसी भी रूल्स और रेगुलेशन के भारतीय को जेल में डाल सकते थे जिसकी उनको मर्जी होती थी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया, सभी वक्त यानी कि पूरा टाइम जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे वो भारत में ड्रू बिग सैलरीज, बहुत अमाउंट मिलता था उनको सैलरी में, बड़ी सैलरी मिलती थी। एंड आल्सो मेड फॉर्च्यून इन प्राइवेट बिजनेस, अपने प्राइवेट बिजनेस में भी वो अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। बट बाय 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड, जो ब्रिटिश थे वो एक्सपोर्ट करने लगे थे ब्रिटिश सामान को, वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, उन्होंने 7 करोड़ रुपया भारत से कमा लिया था। गवर्नर जनरल बैक्टिन रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल ने कहा द बोन्स ऑफ कॉटन वेवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, अब ब्लीचिंग की जगह यहाँ पर ब्लीडिंग आना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सूती कपड़े के बुनकर हैं उनकी हड्डियों से खून बह रहा था। द ब्रिटिश प्रोस्पेर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्री बिगेन टू डाई, जो ब्रिटिश लोग थे वो अपनी कंपनी को और ज़्यादा बढ़ाते जा रहे थे, जबकि जो भारतीय इंडस्ट्री है, भारत की जो कंपनियां थी वो मरने की कगार पर थी, वो नष्ट होने की कगार पर थी। डिससेटिस्फैक्शन यानी कि असंतुष्टता, 1835 से 1856 का भारत हमें यहाँ देखना है। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन प्रिजन, एजुकेशन दी जाती थी वो प्रिजन एंड संस्कृत में दी जाती थी। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैक्यूले सजेस्टेड अ चेंज, 1835 में कोई इंग्लिश मैन था जिसका नाम था मैक्यूले, उसने एक बदलाव के बारे में सजेस्ट किया, सुझाव दिया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन देनी चाहिए, ऐसा उसने प्रस्ताव रखा। आई एग्री, मैं सहमत हूँ, आपस में बात कर रहे हैं ये, दूसरा कह रहा है मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क टू वूम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स, इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू क्लर्क बनाए जाएंगे जो ब्रिटिश उन्हें जॉब देगी, अंडर दैम, अपने अंडर रखेगी। इंसिडेंटली, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इट आल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, वो नई जनरेशन को भी जन्म देगी। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें अपने ही भाइयों को एजुकेट करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के बारे में कोशिश करनी चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हमें अपने जो दुख हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने ज़रूर से ज़रूर रखने चाहिए, ऐसा ये भारतीय आपस में बात कर रहे थे। बाय 1856 1856 तक क्या हुआ, ब्रिटिश ने पूरे भारत को जीत लिया था। अब देखो पिंक वाला जो एरिया है ये ब्रिटिश है सारा, और जो ये येलो वाला एरिया है इसमें कुछ स्टेट ही बचे थे बस। दे कार्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, वो बहुत ही कम परवाह करते थे भारतीयों के ज़रूरतों की, जो ब्रिटिश थे वो बहुत कम परवाह करते थे। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमारे जो राजा हैं वो कठपुतली बन गए हैं और हम अपनी नौकरियों को खो बैठे हैं। एंड लैंड्स, और अपनी ज़मीनों को भी, अब ये भारतीय आपस में बात कर रहे हैं। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं लालच दे दे के। यू ओनली टॉक डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, आप केवल बात ही करते हो, कुछ करते नहीं हो, आपस में ही बोल रहे हैं ये। द स्पार्क्स, चिंगारियाँ भड़कने लगी थी। 1855 टू 57 टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, जो टैक्स लगाए गए थे, जो कर लगाए गए थे वो लगातार शोषण कर रहे थे। इन बंगाल में द
संथेज हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, इन्होंने अपनी संथाल्स ने जो अपनी ज़मीन खो दी थी अंडर न्यू लैंड रूल, ज़मीन के नए रूल के अकॉर्डिंग, बिकेम डिसपिरिट, वो बहुत उदास हो गए। इन 1855 1855 में दे रोज इन रेबेलियन एंड मैस्क्यूड यूरोपियन एंड देयर सपोर्टर्स लाइक, वो खड़े हो गए थे रेबेलियन के तरह, मतलब एक विरोधियों की तरह खड़े हो गए थे और उनको भगाना चाहते थे यूरोपियंस को। दिस कंटेनमेंट वाज ड्यूरिंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी के खिलाफ भी वो खड़े थे। द वाइट सोल्जर्स गेट यूज पे पैशन टू लिव इन सर्वेंट्स, जो गोरे लोग थे वो उनको बड़ा पैसा मिलता था सर्वेंट्स होने का, नौकरी करने का। वाहिल वी गेट ए पिटियंस एंड स्लो प्रमोशन, हमें बहुत कम पैसा मिलता है और बहुत कम हमारा प्रमोशन होता है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सीज, अंग्रेज हमें कहते हैं सी क्रॉस करने के लिए, समुद्र को लांघने के लिए, विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, जो हमारे धर्म क्षेत्र के विरुद्ध है। हु इज़ द टोपी वालाज टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन होते हैं हमारे जो पुराने रीति रिवाजों को बदलने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को यहाँ से भगाना होगा। स्पे मंगल पांडे अटैक्ड द अर्जेंटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था और अंग्रेजों को भी कर दिया था। थाउजेंड्स ऑफ अदर स्पॉइज रिवोल्टेड, हजारों और लोगों ने भी विद्रोह कर दिया था। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी वर्दियां उतार ली थी। ह्यूमिलेटेड एंड, उनको यातनाएं दी गई था। Few Englishmen had care to understand Indian customs or the people's mind, कुछ अंग्रेज भी ऐसे थे जिन्होंने परवाह की लोगों को समझने की, भारतीय लोगों को समझने की। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, ओह गर्व से भरे ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीज ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट, जो ये तुम्हें मुंह से हटानी पड़ती है बुलेट से, इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, जो बनी होती है सूअर और गाय की चर्बी से, जो तुम्हें ये टुकड़ा हटाना पड़ता है अपने मुंह से, ये चर्बी से बना होता है। व्हाट, क्या, द वाइट मैन हैज़ डिसीव अस टू, हमें भी नहीं छोड़ा वाइट गोरे लोगों ने। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, जल्दी ही चपाती भेजी जाने लगी एक गांव से दूसरे गांव। टू टेल द पीपल, लोगों को बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि जो ये राजा है आपकी सर्विस चाहता है, आपकी सेवा चाहता है। राजा मतलब जो देश है, जो राजा आपकी सर्विस चाहता है, आपकी सेवा चाहता है, हमें लोगों अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाना है। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, जो लोग कहते थे कि हाँ हम सभी तैयार हैं, विलेज के लोग कहते थे। सिमिलरली, सामान्यतः लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, कमल का फूल भी भेजा जाने लगा एक भारतीय से दूसरे भारतीय में। डेट टू द फॉरेनर्स, अब नारे लगाए गए, अंग्रेज मुर्दाबाद। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियोट्स, जो गांव के लोग थे उन्होंने शेल्टर दी, छाया दी या शरण दी देशभक्तों को, यानी कि देशभक्तों की सहायता की, एक तरह से ये कह सकते हैं। रिवोल्ट, विद्रोह, 1857 का विद्रोह यहाँ देखेंगे हम। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ में एक विद्रोह हो गया। द स्पॉइज मार्च टू दिल्ली, जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ कुछ करने लगे। लॉन्ग लाइव आवर एम्परर बहादुर शाह, हमारे बहादुर शाह की लंबी उम्र हो, जीता रहे बहादुर शाह, ऐसा बोला गया। द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, जो ये विद्रोह था बहुत ज़्यादा फैल गया था। वाइडर मतलब चौड़ा या ज़्यादा फैलना। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से, ब्रिटिश रूल्स की वजह से काफ़ी जो लैंडर्स थे, लैंड अधिकारी थे, उन्होंने अपनी ज़मीन को खो दिया था। लैंड मीन्स ज़मीन। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, जो ये गोरे लोगों के रूल्स हैं इनका अंत होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, हाँ हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ऐसा ये भारतीय बोल रहे हैं आपस में कि कुछ लोग जो थे, राजा थे जो थोड़ी ऊंची पदवी पर थे, वो बोल रहे थे कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए लड़ाई या स्वतंत्रता संग्राम कह लो इसको, 1857 का। मैनी फॉर्मर्स रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर,
अब बहुत से जो ऐसे रूलर्स थे, जो शासक थे, जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ की, वो भी बहुत नाराज़ थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, और सोच थी उसकी कि इन गोरे लोगों ने मेरा जो राज्य है वो हड़प लिया है। दे ज्वाइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, उन्होंने इस लड़ाई में भाग लिया, स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया। पॉपुलर लीडर लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ा एंड टोल्ड द पीपल, जो पॉपुलर लीडर्स थे जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद के थे ये, उन्होंने लोगों को बोला, राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो, द अंग्रेज इज़ रूलिंग अवर लैंड्स, अब जो ये अंग्रेज हैं हमारी ज़मीन को हड़प रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह से लोग उठ खड़े हुए थे। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, यहाँ से लोग खड़े हो गए थे लड़ने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या तोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या तोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की इस लड़ाई में हमारा जो नेता है वो पेशवा नाना साहिब जैसा होना चाहिए, या पेशवा नाना साहिब ही होना चाहिए। द पैट्रियोट्स प्रोनाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच्ड बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया, हर जो उत्तर भारत जो था वहाँ से हर देशभक्त उठ खड़ा हुआ था और उत्तर भारत में स्वतंत्रता संग्राम फैल गया था। 80 years old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज wrist, 80 वर्ष के कुंवर सिंह जो बिहार के थे, उनकी कलाई में बुलेट लग गई थी। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, अब वो गंगा माता से कह रहे हैं, गंगा नदी से कह रहे हैं कि हे गंगा मैया, ये मेरी लास्ट अंतिम सेवा है आपके लिए। तो इस तरह से ये हमने कुछ झलकियाँ देखी स्वतंत्रता संग्राम की, फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट्स। SD सावंत की ये लिखी हुई बुक थी। तो इस तरह से ये चैप्टर हमने देखा कि इसमें स्वतंत्रता के लिए कैसे कैसे भारतीयों ने अपने योगदान दिए और यातनाएं भी सही काफ़ी। ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 पेज पर, कॉम्प्रीहेंशन चेक का। ये आपको हिंदी सॉन्ग दिया गया है पिक्चर 1 में, सिंगर कौन है और इस पिक्चर में और कौन कौन दिखाई दे रहा है ये हमें बताना है। ये फेमस सॉन्ग है, बहुत बहुत फेमस रहा है और लता मंगेशकर जी ने गाया है। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगाओ नारा, ये शुभ दिन है हम सब का, लहराओ तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने हैं प्राण गंवाए। तो ये लता मंगेशकर ने गाया है और हमें इस पिक्चर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेस इंदिरा गांधी दिखाई दे रहे हैं। पिक्चर 2 में क्या बताया गया है कि सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हथियार कौन से थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में राज कर रही थी और उनके जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हथियार थे वो थे गन्स एंड डिप्लोमेसी। कौन है और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो, तो आर्टिसन थे, क्राफ्ट्समैन जो भारत में व्यापार करते थे, और उनकी क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो चीज़ें थी इंडिया की मार्केट में, भारत की मार्केट में, वो उनकी जो डिमांड थी, जो वो बेच रहे थे, उनकी डिमांड कम होती जा रही थी, तो इससे उनका व्यापार भी खराब हो रहा था। किया गया है रिवोल्ट को, 7 पिक्चर में रिवील किया गया है रिवोल्ट को। With the text, first question, do you think Indian princes short-sighted in their approach to the events of 1757? 1757 की क्रांति में जो इंडियन प्रिंसेस थी उन्होंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसका आंसर है यस, हाँ लिया था। प्रिंसेस वर शॉर्ट-साइटेड, देयर अप्रोच, उनकी दृष्टि से दूर थी। दे फाउट अगेंस्ट ईच अदर, वे आपस में लड़े और ब्रिटिश के खिलाफ थी वो। इस तरह से ब्रिटिश जो थे वो वर्चुअल रूलर्स बन गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस, इंडियन प्रिंसेस को कैसे उन्होंने अपना जरिया बना लिया था, तो आंसर है इसका ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पंख फैला रही थी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत में, तो उन्होंने इंडियन प्रिंसेस का सहारा लिया फिनिश करने के लिए, दूसरों को फिनिश करने के लिए। तो इसका रिजल्ट ये रहा कि वो उनके हाथों की पपट बन गई थी और उनके हाथों में ही चली गई थी उसकी सत्ता एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 3, राजा राम मोहन राय द्वारा बोले गए वर्ड्स कौन से थे, तो ये हमने चैप्टर में रीड किए हैं। काउज आर डिफरेंट कलर्स,
एंड लास्ट में है रिलीजन इज़ द सेम। तो ये हमने चैप्टर में भी रीड किए हैं, आपको ट्रांसलेशन आई थिंक आती ही है। फोर्थ क्वेश्चन, किन किन तरीक़ों से लगता था कि जो ब्रिटिश है वो इंडियन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे? तो आंसर है, क्या कर रहे थे वो उनके साथ? कुड सेंड टू जेल, उनको जेल भेज देते थे भारतीयों को। विदाउट ट्रेल इन कोर्ट, किसी भी योजना या किसी भी मुकदमे के बिना। और जो चीज़ें हैं, जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो चीज़ें बनती थी उन पर कर लगाया जाता था। एंड ऑफिसर्स जो थे कंपनी के, वो लूट मचाते थे, प्राइवेट बिजनेस, अपने प्राइवेट बिजनेस को बढ़ाते थे, और जो भारतीयों के काम थे उनको ठप करते थे या लूट मचाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके 4 पार्ट है, 1 2 3 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट है रूलर हु फाउट, उन बैटल्स के बारे में बताना है आपको। और डाइट फाइटिंग, बहुत ज़्यादा जो डाइट फाइटिंग हुई उसके बारे में बताना है। सेकंड है पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहता था, ऐसा पर्सन के बारे में बताना है। एंड थर्ड क्वेश्चन है पर्सन हु रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, किसने इंग्लिश एजुकेशन को भारत में प्रचार किया वो बताना है। और 2 पॉपुलर लीडर के नाम बताने हैं जो रिवोल्ट में ज़्यादा सक्रिय थे। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर है टीपू सुल्तान, जो मैसूर का था टीपू सुल्तान। सेकंड का है राजा राम मोहन राय, जो बंगाल के थे। थर्ड है लॉर्ड मैक्यूले, जिन्होंने इंग्लिश का प्रचार किया। एंड फोर्थ दो के नाम बताने हैं हमें, नवाब साहिब पेशवा और कुंवर सिंह बेगम हजरत महल। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया था रिवोल्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी आपके 4 पार्ट है, 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है 2 एग्जाम्पल सोशल प्रैक्टिस प्रिवेलिंग देन, इनके 2 एग्जाम्पल बताने हैं हमें। और 2 है ऑपरेसिव पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश की पॉलिसीज़ बतानी है 2 वेज इन विच कॉमन पीपल सफ़र्ड, 2 तरीके बताने हैं जिनसे हमें पता चले कि जो आम आदमी थे वो सफ़र कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। और 4 रीज़न बताने हैं 1857 की क्रांति के 4 रीज़न बताने हैं हमें। ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं 6th क्वेश्चन के, इनके आंसर आगे दिए गए हैं। 6th क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और बाल विवाह। 6th क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन का आंसर है द ब्रिटिश मास्टर अलाउड इम्पोर्ट्स इन इंडिया टैक्स फ्री, इंडिया में जो बाहर से सामान आता था उसको टैक्स फ्री कर दिया गया था, और भारतीयों को वो दबाते थे, भारतीय की जो ज़मीन थी उनको हड़प लेते थे। 6th क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन का आंसर है फार्मर पर बहुत ज़्यादा कर लगाए गए, किसानों पर, और उनके जो ज़्यादा अच्छा काम करने वाले किसान थे उनके अंगूठे काट दिए गए थे। 6th क्वेश्चन का जो 4th क्वेश्चन है उसके आंसर है संथाल्स, ए पार्ट का क्वेश्चन, उसमें 4 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 6th क्वेश्चन में। तो ए पार्ट का आंसर है संथाल्स ने अपनी लैंड को खो दिया था और वो निराश हो गए थे, इसलिए 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया। एंड बी पार्ट का आंसर है जो सिपाही थे इंग्लिश आर्मी के उनको ज़्यादा पे किया जाता था, वाइट सोल्जर को, और हमारे भारतीयों को कम पे किया जाता था, इसीलिए वो गुस्सा हो गए थे और विद्रोह हुआ था। और सी का आंसर है, थर्ड का आंसर है ब्राह्मण जो थे उनको पता चल गया था कि जो बुलेट्स वो यूज़ कर रहे हैं, जो मुंह से उनको हटा कर यूज़ करनी होती है बुलेट्स, उस पर चर्बी लगाई गई है, पिग की फैट लगाई गई है, काऊ और पिग की, तो इसलिए भी विद्रोह का कारण बना। और डी का आंसर है मैनी लैंडलॉर्ड्स वर सोर, जो बहुत से ज़मींदार थे, सोर मतलब यहाँ पर बिटर या नाराज़, क्योंकि जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी वो उनके लैंड, उस पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग उनके लैंड को हड़प लिया जाता था और कम मेहनताना उनको मिलता था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आपने लेसन को अच्छे से रीड किया है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आंसर थोड़े शॉर्ट में बताए हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे लेसन भी और क्वेश्चन आंसर भी।